हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस समय कवर करवा रहा हूं मैथ यूपी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो मैथ है उसको कवर करवा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया गया है वही सब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा 6.5 ट्रायंगल त्रिभुज। हमारा जो अभी हम लोग शुरू किए थे, इसके पहले 4 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। 4 क्यों, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि इसके जो 6 लेसन के थे उनको कई पार्ट्स में कवर किया गया है। क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर कर रहे हैं। आज के सेशन में भी हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं 6.5 का। ओके, तो इससे पहले का एक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है 6.5 का, जो कि हम लोगों ने अपलोड कर दिया है चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आज के सेशन में हम लोग जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या सीखने वाले हैं और पहले हम लोग क्या सीख चुके हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम लोगों को आखिर चैप्टर के अंदर दिया क्या गया था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर किसके बेस पर रहे हैं। मैंने आपको 3 तरह की प्रमेय बताई थी। प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से मैंने रिलेटेड 3 तरह की प्रमेय बताई थी पिछले सेशन में। वो सब की सब प्रमेय आज के सेशन में भी लगेंगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज वही है जो कि 3 प्रमेय पर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को 9 से लेकर 17 तक। आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज ही खत्म करेंगे। टोटल 9 to 17 मतलब 8 क्वेश्चन आज रहेंगे। ठीक है, 8 क्यों 9 रहेंगे, क्योंकि 9 भी इसमें सबमिटेड है, तो इसलिए हम लोगों के पास 9 क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाले हैं। तो पूरा सेशन मेरे साथ बने रहें। और सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले जितने भी आगे के फर्दर लेसन हैं उन सबका सॉल्यूशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जितने भी आपको सिलेबस का जो सॉल्यूशन है अपलोड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और साथ ही साथ मेरा आपसे एक और जो है कहना है कुछ, कि अगर आप लोगों को इसके अलावा भी और कोई सजेशन है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमसे कमेंट पे बता सकते हैं कि आपको कौन सी बुक का सॉल्यूशन चाहिए। हम उसके लिए भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे तो हम लोगों ने पूरा का पूरा डिसाइड किया है कि हम जितना भी है यूपी की बोर्ड की बुकों का वो सबका सब सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे इसी के साथ में आज के सेशन की। और सेशन में हम लोगों ने जो थ्योरी था वो पिछले पार्ट में हम लोग कवर कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सीधा स्टार्ट करेंगे। तो स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यह कहना चाहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। बहुत बढ़िया चीज बोली है। आप क्वेश्चंस को फील करें, ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है। तो जैसा भी ये लोग बोलेंगे वैसा वैसा हम लोग करेंगे और देखेंगे आंसर कैसे लाएंगे। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप बाय प्रैक्टिकल अगर इस क्वेश्चन को समझे तो आप बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप जब सीढ़ी लगाते हैं किसी दीवार पर तो कैसे लगाते हैं, ये दीवार मान लीजिए खड़ी है तो सीढ़ी क्या ऐसे खड़ी कर देंगे या ऐसे खड़ी करते हैं। आपको हमेशा से ही अगर आप देखेंगे सीढ़ी को हमेशा ऐसे खड़ा किया जाता है, स्लैंट हाइट पर खड़ा किया जाता है, राइट, तिरछी ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से डिपेंडेंट है हमारे पास में। हम लोगों को स्लैंट हाइट से ही डिपेंडेंट ये क्वेश्चन बोला गया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो इन्होंने ये कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। अब सीढ़ी है तो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी होगी, ठीक है, टेढ़ी खड़ी होगी, ऐसे सीधी तो खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर, दीवार पर टिकाई गई है। ओके, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। भाई ये देखो भूमि बनी हुई है, भूमि से ऊंचाई पर खिड़की, यहां पे कहीं एक खिड़की लगी हुई है। ठीक है, ये खिड़की अब जाहिर सी बात है दीवार पर लगी होगी। अब इस दीवार तक जो है एक सीढ़ी जो है यहां से मान लो लगाई गई है, वो सीढ़ी इस खिड़की तक पहुंचती है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो 10 मीटर की है वो है ये सीढ़ी है। सीढ़ी तो टेढ़ी लगाई जाएगी। ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई कितनी है जमीन से, जमीन से जो खिड़की की ऊंचाई है वो 8 मीटर की। राइट फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये नीचे जमीन है, ये सीढ़ी है और ये दीवार है। दीवार पर एक खिड़की लगी हुई है जो कि मैंने बना के दिखाई आपको। और आपको ये बताना है कि जमीन से ये जो दीवार है, दीवार से जमीन तक ये जो दूरी है सीढ़ी की और दीवार की और सीढ़ी की जो दूरी है ये कितनी आएगी ये बता दो। तो मैंने कहा ऊपर ए हो गया, नीचे बी हो गया, ये सी हो गया। तो एक टाइप का आपको ट्रायंगल दिख गया होगा। अब दीवार जो होती है वो लंबवत ही तो खड़ी होती है, 90 डिग्री पर ही तो खड़ी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो जमीन से दीवार के बीच में एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा। राइट,
90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कौन सा कोण बन गया, समकोण बन गया, और ये समकोण त्रिभुज भी बन गया। साथ ही साथ समकोण त्रिभुज जब बन गया है तो हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय का अप्लाई करते हुए पिछले वाले सेशन में जितने भी 8 क्वेश्चन किए हैं सब में पाइथागोरस ही तो अप्लाई किया है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस ही लगाएंगे। तो हम लोग लिख लेंगे पहले क्या कि दिया है, क्या क्या दिया है ये आप बता दीजिए। दिया है इन्होंने AC जो कि हमारे पास में क्या है, सीढ़ी है, तो आप चाहे तो लिख लें ब्रैकेट में सीढ़ी, और AC जो आएगी हमारी वो है 10 मीटर की। उसके बाद में दीवार की लंबाई या खिड़की की ऊंचाई, आप ऐसे लिख सकते हैं खिड़की की ऊंचाई या फिर दीवार की लंबाई, तो हमने कहा दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, ठीक है दोस्तों, दीवार की लंबाई वो कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है 8 मीटर। आपको बताना क्या है, BC बतानी है कितनी आएगी, और दीवार की जो लंबाई है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं AB से, तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में AB भी लिख दिया। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो हमारे पास में यहां पाइथागोरस लगना ही लगना चाहिए। हम लोगों ने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। जो बच्चे इंग्लिश में है वो थ्योरम लिख सकते हैं। आप लिखोगे AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर क्या दिया गया है जरा आप ये देखें, AC का स्क्वायर दिया गया है 10 का स्क्वायर, और यहां पर AB का स्क्वायर दिया गया 8 का स्क्वायर। बेटा मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आप पाइथागोरस लगा रहे हैं तो इसमें जो है स्क्वायर आना जायज बात है, तो जायज है तो आप लोगों को स्क्वायर जो है 30 तक, मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए, और ज्यादा अगर एडवांस बनना चाहते हैं तो 50 तक आप आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में ये हो गया 64 को इधर ले आओ, और ये हो गया 100 माइनस इधर आ गया 64, ये हो गया BC का स्क्वायर। स्क्वायर उठा के इधर आता है तो वो स्क्वायर रूट बनता है। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर कभी भी एक तरफ से स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है इक्वल टू में तो वो हमारा स्क्वायर रूट बनता है। ये मेरा हो गया 6, मतलब जो BC है वो कितनी आएगी, वो 6 मीटर आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, तो यहां पर आ जाएगा 6 मीटर। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन खत्म, 9th वाला खत्म हमारा, इसमें और कुछ नहीं था, ऐसे ही आपको करने हैं। ये पाइथागोरस अप्लाई करो, आंसर लेकर आओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे से, ठीक है, खंभा है उसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, मतलब एक खंभा खड़ा किया गया, उसके खंभे के ऊपरी सिरे पर क्या है कि एक सिरा जुड़ा हुआ है तार का। अच्छा, तथा तार का जो दूसरा वाला सिरा है एक खूंटे से जुड़ा है। अब खूंटा कहां लगाओगे, खूंटा तो जमीन पर ही लगेगा, इसका मतलब है कि एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे जुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद में खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंभा और खूंटा दो चीजें कितनी दूरी पर रखी जाए कि तार तना रहे, तार एकदम स्ट्रेट रहे, तना हुआ रहे, ढीला ना पड़ने पाए। तो आपको, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, ये आपको बतानी है। दोस्तों मैं इसी फिगर में आपको समझाऊं, ये पूरा क्लियर हो गया, इसको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, नहीं भी नोट किया है टेंशन मत लो, PDF आपको दी जाती है। अच्छा, PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमेशा बताया है आपको, वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। तो ये फिगर मेरा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इनके मान बदल जाएंगे, और मान बदल कर क्या हो जाएगा, ये इनके इस बार खूंटा गाड़ा गया है और तार लगाया गया है। ठीक है, ये खिड़की भी नहीं है इस बार हमारे पास में, बहुत बढ़िया, तो ये खिड़की नहीं है, रहने दो। अब देखो जरा मेरी बात को समझो, ये खंभा गड़ा हुआ है, ये खंभा गड़ा हुआ है, AB जो है खंभा सीधा खड़ा हुआ है, ये तार लगा हुआ है, तार का एक सिरा जो है खंभे के ऊपरी वाले सिरे से जोड़ दिया है, दूसरा जो है C पर एक खूंटा लगा दिया हमने, और दूसरा सिरा यहां खूंटे में जोड़ दिया है। इसको ऐसा बांधना है कि ये जो तार है ना वो पूरा का पूरा तना रहे, तना का मतलब है कि एकदम स्ट्रेट रहे, टाइट रहे एकदम, ठीक है, टाइट रहे, ढीला ना पड़ने पाए, अच्छा लूज ना होने पाए। ठीक है, तो यहां से बताओ इस खूंटे को और कितनी दूर तक गाड़ा जाए ताकि ये एकदम स्ट्रेट हो जाए, जबकि इसकी जो है लंबाई 24 मीटर की है, जो तार है तार की लंबाई 24 मीटर है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात बोली आपने। फिर उसके बाद में ये भी इन्होंने बोला था 18 मीटर ऊंचा खंभा है,
खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर का ऊंचा खंभा है। तो बताओ बी से लेकर सी तक, मतलब इस खंभे से लेकर इस खूंटे के बीच की दूरी कितनी आएगी ये बतानी है। देखिए सब कुछ लिख दीजिएगा आप हिंदी में बढ़िया आराम से कि तार की लंबाई दी गई है 24 मीटर, खंभे की लंबाई दी गई है 18 मीटर। मान लेते हैं कि बीसी जो खूंटा है बी से लेकर सी तक का उसकी दूरी x मीटर है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, सब लिखने के बाद में आप डायरेक्ट लगाएंगे क्या? आप लगाएंगे तो यही ना पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस कब लगाई जाती है? जब दो दूरियां दे दी जाए, तीन तो होती हैं, दो दे दे तो तीसरी पूछे तभी लगानी पड़ती है। पाइथागोरस प्रमेय से, चलो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे आधार पहले रख लो लंब बाद में रख लो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत आ गई होगी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। क्यों आ गई? क्योंकि आपने याद नहीं किया। 24 का स्क्वायर होता है 576 और माइनस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 का स्क्वायर जो कि होता है 324 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो हमारे पास में 2 बचेगा। राइट, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में ये है BC और BC का जब स्क्वायर लगाओगे तो वो इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 252 तो किसी का नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट किसी का नहीं होता। करें कैसे? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। जो बच्चे एकदम बेसिक से सीख रहे हो वो ये जान ले कि इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे बच गया 2 6 जा 12, 2 से काटो 6 टाइम 3 टाइम, ठीक है 63, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3 और 3 सते 21 होता है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और ये आ गया BC। तो दोस्तों यहां पर जिनका जिनका पेयर बन रहा होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये पेयर बन गया तो इसका एक मटेरियल बाहर आ जाएगा। यहां 2 है, इसका भी एक बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर नहीं बन पाया था तो ये 7 अंदर ही रह जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट इसके ऊपर से नहीं हटेगा। तो 2 3 6 स्क्वायर रूट 7, ये मेरा आ गया BC। उम्मीद है दोस्तों ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। राइट, चलिए तो ये बात खत्म हो गई हो तो बोलो यस सर ठीक है। सेशन में 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको सेशन समझ में आ गया है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी मत करो, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो और अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो दोस्तों। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ये बेटा 10 था, ठीक है, ये 10 था। 10 के बाद में अब चलते हैं 11वें पर और 11वें में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में समझिएगा। आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही होगा, ठीक है। एक हवाई जहाज यहाँ उड़वा रहे हैं हमसे, हाँ हवाई जहाज उड़वा रहे हैं और दिशाओं का ज्ञान आपको पता होना चाहिए क्योंकि हवाई जहाज जो है दिशा देखकर ही उड़ता है। राइट, चलिए उसके पास में कोई रास्ता तो होता नहीं है, दिशाओं को ज्ञान करते ही हुए वो उड़ता है। पहले क्या क्वेश्चन क्या बोलता है जरा उसको समझा दिया जाए। इन्होंने कहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उसकी स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अच्छा ठीक है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, उसी समय जिस समय वो उड़ रहा था उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, मतलब वो उससे ज्यादा चलता है, उसकी स्पीड ज्यादा है, 200 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है, कि चलता है। तो आधे घंटे बाद, 1 घंटा और आधा घंटा मतलब टोटल 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी ये बतानी है। दोस्तों अगर आपको पता हो तो सबसे पहले उत्तर और दक्षिण पूरब पश्चिम जान लो क्या होता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये मैंने दिशा आपको बता दी, ये होता है नॉर्थ, NEWS, हिंदी वाले याद कर सकते हैं उत्तर, ठीक। उत्तर के बाद में यहां आ जाता है दक्षिण और ये होता है प और ये होता है पू, मतलब पश्चिम और पूरब। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जहाज मान लीजिए यहां पर है, जहाज पहला वाला जो जहाज था मान लेते हैं ये बीच में सेंटर पर हो, पहला वाला जहाज जो है उड़कर कहां पहुंच जाता है? हाँ 1000 किलोमीटर की चाल से उत्तर की तरफ जाता है। उत्तर तो ऊपर की तरफ पड़ता है तो एक जहाज ऊपर पहुंच गया। फिर उसके बाद में एक जहाज और उड़ता है और उसकी जो चाल है वो 1200 किलोमीटर के हिसाब से पश्चिम में जाता है, ठीक है, पश्चिम में जाता है। पश्चिम किधर पड़ता है? इधर साइड में, तो आप इधर साइड आ जाओगे पश्चिम में। तो एक जहाज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाता है। अच्छा ऊपर जाने वाले जो जहाज था उसकी ऊंचाई कितनी थी? वो जो है
ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में उड़ रहा था, वो जमीन पे नापो, समझो जमीन पे खड़े हो तो जमीन में उत्तर इधर जाएगा, पश्चिम इधर जाएगा, तो एक इधर जा रहा है एक इधर, तो बताओ इनके बीच में दूरी कितनी आएगी ये बतानी है, ठीक है। तो एक जहाज यहां पर ए पर हो गया, एक जहाज बी, सॉरी एक जहाज सी पर और एक जहाज बी पर। बी पर तो है ही नहीं, बी पर तो मेन पॉइंट था, ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी। करना क्या है हमको, ये वाला जो जहाज है वो 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और ये वाला जो है 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। दोनों जहाज जो है 1.5 घंटे तक चलते हैं। इसने यहां से चलना स्टार्ट किया और टाइम कितना ले लिया, टाइम ले लिया 1.5 घंटे का। अब 1.5 घंटे को लिखने के लिए इसकी हेल्प ले लो, ठीक है। और यहां पर भी टाइम कितना हो गया, देखो ये स्पीड दी हुई है इन दोनों की, ये स्पीड है, तो टाइम इसने भी कितना ले लिया, 1/2 घंटा इसने भी टाइम ले लिया। तो जरा आप सोच के बताओ कि कितनी दूरी आई है। तो पहले ये तय करो कि यहां से यहां तक जाने में दूरी कितनी, इसने कितनी दूरी तय कर ली। चाल दी गई है, समय दिया गया है, दूरी लगा लेना, चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर एक और क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए भी लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ये यहां से लेकर यहां तक कितनी दूर पहुंच गया, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी दूर पहुंच गया, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कहेंगे, पहला जहाज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला जहाज जो होगा वो होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बात क्लियर है दोस्तों आपको, ठीक है। तो चाल कितनी दी गई है, 1000। उसके बाद में दूरी हमें पता नहीं है, दूरी कितनी आएगी आप देखते जाइएगा कर क्या रहे हैं। समय कितना है, 2 × 2 और 1 3, 3/2 ये इसका समय है, ठीक है, आवर्स में रखा गया है। ये 3/2 बटे में है तो ये यहां पर गुणे में आ जाएगा। तो 1000 × 3/2 = आ गई क्या दूरी। 2 से काटा 500 बार, 500 को करा 1500 हो गया, 500 को 3 से गुणा किया तो 1500 हो गया। मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो यहां से यहां तक चल के गया है ना, ये पूरा 1500 चल गया है, ठीक है, ऊपर तक 1500 किलोमीटर चल गया है। किलोमीटर क्यों, क्योंकि सबकी सब वैल्यू किलोमीटर में कैलकुलेट की जा रही। अब दूसरा जहाज कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा जहाज क्या ऐसे चला गया, दूसरा जहाज वैसे ही लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, राइट। तो क्या करेंगे फिर से हम लोग, यहां पर हम लोगों को रखना है चाल इसकी थी 1200, हमने यहां पर रख दिया 1200, और दूरी कितनी तय करेगा पता नहीं, समय हमने आ रहा है पास में 3/2, 3/2 को इधर ले आओगे, 1200 × 3/2 में दूरी आ गई। तो 2 से काटा 6 बार और 6 × 18, मतलब 1800 यहां पर दूरी आ गई। दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला बंदा 1800 की दूरी चलता है, ऊपर वाला 1500 की दूरी चलता है। ये चीज हम लोगों को यहां पे समझा दी गई है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर दूरी तो निकाला ही, चलिए अच्छा है कि यहां से इन दोनों जहाजों ने चलना शुरू किया, तो एक ऊपर गया एक नीचे गया, ये वाला 1500 तक चला गया, ये वाला 1800 तक चला गया। तो दूरी दोनों जहाजों के बीच की निकालनी है। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कैसे निकालें, क्या यहां से लेकर यहां तक 1800 ये गया, इसकी भी दूरी हो गई 1800, यहां से लेकर यहां तक गया 1500, तो क्या 1800 1500 टोटल हम लोग जोड़ देंगे 3300 दूरी आ जाएगी? जी नहीं, इस समय जब उड़ के जाने के बाद में 1.5 घंटे बाद में इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। उड़ के चले गए हैं, जाने के बाद में यहां पहुंच गया बंदा, फिर यहां पहुंच गया, अब बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी तो भाई सीधी सीधी निकालोगे ना, कि यहां से यहां जाओगे फिर यहां से यहां जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सीधी दूरी निकालोगे ना। तो अब आप देखोगे यहां पे फील होगा आपको कि ये जो है 90 डिग्री पर जा रहा था, यहां पे 90 डिग्री का, दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री पर जा रहा था, जिसकी वजह से ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब है जो 1500 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर, और ये आधार हमारा 1800 का है। अच्छा, तो आप कर्ण नहीं निकाल सकते, अब बताइए, अब कर्ण निकालने में कोई समस्या? तो यहां से रफ किया जाए और आपको बताया जाए कि कर्ण कैसे निकलेगा, राइट। तो देखते जाइए क्या हम लोग करने वाले हैं। कर्ण निकालने के लिए डिजिट्स काफी बड़ी हो चुकी हैं, आप लोगों को आराम से करना है, कुछ ज्यादा हड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। देखिए मैं करने क्या वाला हूं वो समझाता हूं। आपको निकालना है यहां पर AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको? AC का स्क्वायर, मतलब AC चाहिए, इनकी और इनके बीच की दूरी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। AB कितना है? AB हमारे पास में है 1500 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1500 और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस यहां पर आ गया 1800 का स्क्वायर, ये हो गया 1800 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आप कहोगे सर 15 का जो स्क्वायर आता है, अगर आप 1500 को 1500 से गुणा करें तो 15 का 15 से गुणा होने के बाद में आ जाएगा 225, राइट। इतनी बात क्लियर? 225 आ गया। 2 जीरो को जब 2 जीरो से और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टोटल 4 जीरो,
ये बात क्लियर हो गई हो तो बोलो यस सर। आप करके देखना चाहे मल्टीप्लाई। उसके बाद 18 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 324 और 2 जीरो का जब स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो लग जाएंगे। 4 जीरो में 4 जीरो तो ऐड हो गए, तो 4 जीरो आ गए हमारे पास में। 225 में 324 ऐड करेंगे तो 200 और 300 टोटल हो गया 500 और 500 में 25 और 24 जोड़ोगे तो 49। मेरे ख्याल से 549 आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। 5 4 9 3 2 2 4 3 2 5, बहुत बढ़िया, एकदम सही से जुड़ा है। ये हो गया AC का स्क्वायर। स्क्वायर को उठा के उधर भेजो, ये मेरे पास में हो जाएगा स्क्वायर रूट 549 और ट्रिपल 4 बार 0। ठीक है, बहुत से बच्चों को समस्या आ गई कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में बताइए। आपको मैंने क्या सिखाया है? आपको यह सिखाया है कि अंदर पेयर बना लेना, अंदर पेयर बना लेना, उसका एक एक डिजिट बाहर आ जाता है। जैसे आप जरा इसको ध्यान से देखें, इसको मैं लिख सकता हूं 549 100 इंटू 100 लिख दिया, 549 अलग कर लिया, 4 जीरो अलग कर लिया। 4 जीरो को करने का तरीका ये रखा कि 100 गुणे 100 कर दिया, चाहे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार लिख लेते तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने 2 ही 100 में काम चला लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 549 का फैक्टर कर लो, जरा छोटी छोटी चीजों में तोड़ लो। 549 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 इकन्नम 3, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 इकन्नम 3। 61 किसी के टेबल में नहीं आता है, 61 कहीं भी नहीं आता है। तो देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया बाहर, 100 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर मिल गया अंदर। फिर 549 को तोड़ा तो 3 गुणे 3 गुणे 61 हो गया और 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर जैसे ही बाहर आएगा 3 और 100 हो जाएगा 300, अंदर हो जाएगा 61। चाहो तो 61 की वैल्यू रखना और चाहो तो ना रखना, इतने में ही आंसर बता दो कि सर इतने किलोमीटर में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मीटर की कहीं भी बात की ही नहीं है। स्पीड भी किलोमीटर में दी थी, इसको भी हमने कहा था किलोमीटर में ही निकालना, और उसके बाद में ये भी हमारा किस में आएगा, किलोमीटर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने स्टेप्स को बनाया है। ओके, चलिए किसी भी तरह की कोई समस्या स्टेप में आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं, सर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, आपके आंसर तुरंत अगले सेशन तक दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, लाइव तो चल नहीं रहा है अभी। तो आपके सेशन को, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सब को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर कर लेंगे, जैसे जैसे आपके कमेंट मिलते जाएंगे वैसे वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, फिर से उसी तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन वाला ही है, और सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन को मेरे साथ में आप लोग नोट करते हैं तो अच्छी बात है, इससे ज्यादा सोने पे सुहागा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नोट करते समय ना, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते अगर आप सीख रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सीख लिया। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम बाद में सीख लेंगे, हम खाली वीडियो देखकर ही इतने विद्वान हैं कि हम खाली वीडियो देखकर ही काम चला लेंगे, तो बेटा इसमें यकीन मानो आप 50% ही नॉलेज गेन कर पा रहे हो, बाकी 50% आपका समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो 90% आपका जो है आप चीजें सीख रहे हो, और बाकी 10% चीजें अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी तरह से 100% तैयार होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर की हैं। 2 खंबे आप समझ गए, एक ऊंचाई 6 मीटर है, एक की 11 मीटर। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि एक छोटा है और एक उससे 11 मीटर वाला बड़ा होगा। ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, एक जमीन है, भूमि है, भूमि पर खड़े हैं दोनों खंबे। यदि इनके पाद बिंदु, पाद मतलब की होता है जो इनके बेस बिंदु होते हैं, जमीन के जो पॉइंट होते हैं जहां पे ये गड़े हुए हैं, उसके जो पैरों के बिंदु होते हैं ना, हिंदी में पाद बिंदु जो बोला जाता है उसके पैरों को बोला जाता है। ठीक है, तो बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, दोनों खंभों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कितनी आएगी। बहुत बढ़िया, आप जरा फिगर को फील करें। एक जमीन है और एक खंभा यहां पे लगा हुआ है, एक खंभा यहां पे लगा हुआ है। दूसरा वाला खंभा बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि ये 11 मीटर का है, और एक इससे पहले वाला जो खंभा था वो 6 मीटर का खंभा है। राइट फ्रेंड्स, तो हमसे कहा गया इनके पाद बिंदु यहां से लेकर यहां तक के जो बिंदु है, दूरी है वो है 12 मीटर की। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आपको बताना है इनके सिरों के बीच में, इनका सिरा कहां, ऊपरी सिरा जो होता है, इनके बीच की दूरी कितनी आएगी ये बताइए भाई साहब। यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी आएगी। आप कहेंगे सर
पाइथागोरस लगता तब तो बहुत आराम से बता देते। ये पाइथागोरस तो बनाने वाली चीज है नहीं, 90 डिग्री तो है नहीं यहां पर। यहां 90 भले दिख रहा होगा, यहां 90 भले दिख रहा होगा, लेकिन ट्रायंगल थोड़ी ना दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक टाइप का ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है, समलंब दिख रहा है, बट यहां पर पाइथागोरस नहीं दिख रहा। लेकिन आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो क्या आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? अब लाइन ड्रॉ कर दी तो यहां से यहां तक की 90 डिग्री मिलना ही मिलना चाहिए। नीचे वाला आपको आयत दिखेगा। आयत का मतलब ये होता है आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो क्या अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम किया? अगर ये 12 मीटर की है तो ये भी 6 मीटर की थी, तो यहां भी ये कितनी की हो जाएगी? 6 मीटर की हो जाएगी। जब पूरी लंबाई 11 की थी, नीचे वाली 6 चली गई, तो ऊपर बची होगी जो 5 बची होगी। ये बातें आपको बहुत ही प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली सवाल है, ठीक है। फिगर देखते हुए आधी चीजें हमने बता दी। ये 12 कहां से आई? आयत की भुजा होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके बाद में अब क्योंकि ये 11 मीटर की थी, 11 में 6 तो नीचे चली गई, इसकी वजह से 6 यहां पर मिल गया, 6 नीचे चली गई, बची हुई ऊपर 5 होगी। अब देखो ऊपर वाला ट्रायंगल जो था वो तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व हो रहा था। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा था, तो मतलब ये हुआ कि ये मेरा आधार हो गया, ये लंब हो गया, यहां पर आ गया कर्ण। अब कर्ण आ गया है तो यही कर्ण तो हमें चाहिए था। अब ये कर्ण लगाने से पहले मैं आपको बताऊं ये करना कैसे होगा। यहां पर मैंने B ले लिया इस बिंदु को, ये मेरा C हो गया, यहां D हो गया और ये हो गया E, ठीक है। हम आपको सबसे पहले यहां पे लिखना चाहिए रचना आपने क्या की कि बिंदु E को B से मिलाया, बिंदु E को B से मिलाया दोस्तों। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एंगल ABE जो होगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि क्वाड्रिलेटरल ए नहीं आएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा EBCD आयत है तो हमें पता है अपोजिट साइड क्या होंगी, इनकी बराबर होंगी। EB बराबर हो जाएगी DC, और DC की वैल्यू है 12 मीटर की, इस वजह से EB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर की आ जाएगी। और इसी तरह से जो ED की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी BC के बराबर, और इसी तरह से BC जो होगा वो मेरा 6 मीटर का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ED जो है वो 6 मीटर का है। अब BC अगर 6 मीटर आ गया तो ये 5 कैसे निकालोगे? पूरी लंबाई कितनी है? AC को मैं लिख सकता हूं तोड़कर AB में प्लस BC में, राइट। अब BC मैंने बताया कि 6 मीटर निकाला, तो यहां मैंने 6 रख दिया। AB कितना आएगा यही तो हमें बताना है। और AC जो यहां से यहां तक पूरी लंबाई थी वो थी 11, 6 को इधर ले आए, 11 माइनस 6 बराबर AB, और ये हो गया हमारे पास में 5। तो इस तरह से ये वर्डिंग में सॉल्व करना हुआ, वो तो मैंने बाय प्रैक्टिकल फिगर देखते हुए बता दिया था। ये वर्ड्स लिख कर देना है एग्जामिनर को आपको, जब पेपर आप करेंगे अपना बोर्ड का, तब आपको ये सारी चीजें ऐसे ही एज इट इज सॉल्व करके देनी होंगी, राइट। अब आपने सारी लंबाइयां जब निकाल ली हैं तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABE में क्या लगाएं? त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण हो गया AE का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर फिर BE का स्क्वायर, ये ठीक है, लंब का स्क्वायर और ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास ये आ जाएगा AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, BE का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक। ये बात क्लियर इतनी? चलिए आगे देखिए, 144 हो गया AE का स्क्वायर, और ये हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया? 169। यहां पर आ जाएगा AE, और E का स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, और 169 जो होता है वो 13 के स्क्वायर होता है, यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो AE कितना आ गया मेरा पास में? ये मेरा आ गया 13। तो मतलब इन जो खंभों के बीच की सिरों की जो बीच की दूरी थी वो मेरी 13 मीटर की थी। ये बात हमें यहां पर क्लियर हो गई है दोस्तों, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पूरा क्वेश्चन सामने नोट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है 13, 14, 15, 16, 17। अभी काफी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन टोटल है। अभी तक हम लोगों ने 4 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चन और करने, 9 क्वेश्चन टोटल आज हम लोगों को करने हैं।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। आराम से बैठकर सेशन को देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, कुछ चीजों को एकदम फील करके, क्वेश्चन को ना फील करके आप सॉल्व करिएगा एकदम। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने हमसे ये बोला, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, सही, सी समकोण है, याद रहे, ठीक है, कि भुजाएं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। अच्छा ठीक, त्रिभुज की सिद्ध कीजिए कि ए ई का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर होगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने को तो पढ़ लिया है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा, बट मैं एक एक लाइन करके आपको क्लियर करता हूं। इन्होंने कहा एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है और सी उसका समकोण है, तो हमने समकोण बना लिया। यहां पर आप देखते जाइए और बताते जाइएगा, ये C जो है वो समकोण है, यहां पर A और ये B हो गया। क्लियर इतनी बात। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भुजाएं CA और CB पर क्रमशः, CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है। तो C पहले बोला था CA, तो CA पर एक बिंदु D है, ठीक है, और CB पर भी एक बिंदु क्या है, ई है, ये इन्होंने बोला। लेकिन ये नहीं बोला कि मध्य बिंदु है, खाली ये बोला कि बिंदु है। अच्छा, तो इस बात का ध्यान रहे कि ये मध्य बिंदु नहीं होकर खाली बिंदु है। ये बात क्लियर हो गई। आपको सिद्ध ये करना है, तो प्रूव दैट ये करना है दोस्तों कि ए ई का जो स्क्वायर आएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर के, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, सॉरी डी ई का स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा फिगर बोला गया था, ये आपको सिद्ध करके देना है। देखिए समझने वाले समझ गए होंगे, सर ए ई का स्क्वायर बोला है बट ए से लेकर ई तक की, ई तक तो कोई लाइन है ही नहीं। उसके बाद बी डी का भी स्क्वायर बोला है, बस बी से लेकर डी तक की कोई लाइन तो है ही नहीं। तो कैसे होगा? तो होगा ऐसे कि आपको रचना खुद से करनी पड़ेगी। आप रचना करिए सबसे पहले कि ए ई अगर चाहिए तो पहले ए से लेकर ई तक लाइन तो हो भाई साहब, ठीक है। तो ए से लेकर ई तक लाइन बताइए। तो हमने कहा सॉल्यूशन करते ही हमने सबसे पहला एक काम किया ये कि रचना आपने कर ली, ए से ई को तथा बी से डी को मिलाया। अगर मिलाया तो क्या हुआ? आप कहेंगे सर यहां से ए से लेकर मैंने ई को मिला दिया और यहां से लेकर बी से लेकर डी को मिला दिया, तो अब मेरे पास में ए ई और बी डी भी मिल गई। देखने वाले बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर ना 4 समकोण बन रहे हैं, 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कौन कौन से, ए ई सी ले लो, ए ई सी जहां पे सी 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। फिर डी ई सी ले लो, ये वाला हो गया, ठीक। उसके बाद में डी बी सी ले लो और फिर ए बी सी ले लो। ये बातें समझ में आ गई। 4 तरह के त्रिभुज हो गए हैं। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि ए ई का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ए ई जो है वो एक तरह से कर्ण है, ठीक। BD जो है वो भी एक तरह से कर्ण है और AB जो है वो भी कर्ण है और DE जो है D से लेकर E तक, DEC में अगर देखें तो वो भी एक कर्ण है। अगर ये सब कर्णों का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर कब बनेगा? कर्ण का स्क्वायर तब बनेगा जब हम लोग त्रिभुज के पाइथागोरस लगाएंगे। तो हमने कहा तो त्रिभुज 4 तरह के मैंने त्रिभुज दिखाया आपको, ठीक है। ए डी वाला त्रिभुज दिखाया, दो तो ए से बन रहे थे और 2 डी से बन रहे थे। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक एक त्रिभुज को लेकर आपके सामने लगाऊंगा, देखते जाना, बताते जाना। ए ई का स्क्वायर त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले मैंने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ए बी सी में। वहां पर आप कहेंगे सर ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, इस बात का इक्वल होगा। क्लियर? उसके बाद में आप ये कहेंगे पुनः त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में आप कह सकते हैं ए ई का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर या ई सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लगाएंगे पुनः, जितनी बार लगाते जाएं दोबारा दोबारा लिखते जाएं, त्रिभुज डी बी सी में, डी
बी सी में, आप कहेंगे डीबी का स्क्वायर या बीडी भी लिख सकते हैं, डीबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर और प्लस डीसी का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। फिर से आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज डीईसी में, पुनः त्रिभुज डीईसी में, देखते जाइए दोस्तों। फिर डीई का स्क्वायर बराबर डीसी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। ये चार तरह के इक्वेशंस हमारे साथ बन गई हैं। हालांकि हमें चारों को ऐसे अरेंज करना है कि हम लोगों को तीसरा और चौथा, हम लोगों को ये एई को बीडी के साथ जोड़ना है। तो मतलब एई वाला जो है इस वाले के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला इस वाले के साथ में, और ये वाला जो चीज है वो इस वाले के साथ में जुड़ेगी। और जोड़ने के बाद में ये देखना है कि क्या हमारे पास में जो चाहिए था वो बन पा रहा है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आप ध्यान से देखें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 4, समीकरण 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे, 1 में हमको चाहिए था, 1 में ये चाहिए, डीई ये चाहिए, हाँ मतलब आरएचएस हम लोग तैयार करने वाले हैं। देखते जाइए, ए बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद में डीई का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा दोस्तों, इन चारों को जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर और प्लस ईसी का स्क्वायर। ये सब हमारे पास आ जाएगा, राइट। ये बन गई मेरी समीकरण 1, ठीक है, सॉरी समीकरण 5 बना लो इसको। अच्छा, इन सब का कोई काम नहीं बचा, इनको रफ किया जाए, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसको लिखा रहने दो, क्योंकि अभी इसका काम आएगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, समीकरण 4 नहीं चाहिए, 1 और 4 तो जोड़ ली थी, 2 और 3 चाहिए। अब तो हमने लिखा समीकरण 2 में प्लस कर दिया समीकरण 3 को। ओके, देखिए क्या हुआ, ए प्लस डीबी, ए का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर और प्लस डीसी का स्क्वायर। दोस्तों आपको ना ये वाली चीज और ये वाली चीज चाहिए इक्वल में, तो क्या इनके आरएचएस जो दिए आए हैं वो क्या इक्वल आ रहे हैं, देखिए कंपेयर करिए। AC का स्क्वायर इसके पास आ रहा है, यहां भी AC का स्क्वायर आ रहा है, BC का स्क्वायर इसके पास आ रहा है, यहां भी BC का स्क्वायर आ रहा है, और उसके पास DC का स्क्वायर आ रहा है, यहां भी DC का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां भी DC का स्क्वायर आ रहा है, और बचा हुआ EC का स्क्वायर भी यहां पर EC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मतलब यह हुआ कि जो इनका RHS है वो मेरा बराबर बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं समीकरण 5 और 6 की अगर तुलना कराऊं तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पर, इस पूरी वैल्यू की जगह पर यहां से इसका मान निकाल लो, ये वाला, और उसको उठाकर इसमें रख दो। ठीक है, देखिएगा मैंने यहां पर सिर्फ अब इतना लिखा कि समीकरण 5 और 6 से, क्या लिखा, समीकरण 5 तथा 6 से क्या आएगा, समीकरण 5 और 6 से ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ना यहां से इसकी वैल्यू उठा लो, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू यहां से रखोगे तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, ए ई का स्क्वायर, ये डी बी लिखा हुआ है, इसको बी डी आप कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, खत्म हो गया, पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। ये फिगर हमारा इस तरह से सॉल्व होना था। उम्मीद है दोस्तों सब सरल लैंग्वेज में आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर अभी भी कोई समस्या आ रही है तो यकीन करो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपको पुराने जो थ्योरम्स हैं वो नहीं तैयार होंगी या तो। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ना पुराने सेशंस में, वो आप देख सकते हैं, आपको कॉर्नर पे, वीडियो के कॉर्नर पे ऊपर साइड में राइट कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा होगा, अगर आप उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो लिंक करके दिया गया है। ठीक है, वहां 5 वीडियो पड़े हैं, उसमें से एक वीडियो आपका पुराना वाला सेशन है, पार्ट 1 का है, तो आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, या तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूपी 10th एनसीईआरटी मैथ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको खोलेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको अब सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ करके देना है। तो फिर से हमारे पास में एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है प्रूफ करने वाला। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, देखने में हाईवी लगते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा आसान और ट्रिकी कोई नहीं है, ये जान लो। ये ट्रिकी होते हैं, आपको अगर ट्रिक आ गई ये समझ लो कि आप आराम से कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या समझाया जा रहा है उसको समझा जाए। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब।
ओके, BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB जो है वो हमारे पास में 3CD है। देखिए आकृति 6.55, बगल में 6.55 दी गई है, उसको बहुत ध्यान से देखें आप लोग और समझने की कोशिश करें। एक आकृति कुछ इस प्रकार से बनाकर दी गई है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ABC है, हालांकि ये वाली जो लाइन है ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है इनके त्रिभुज की, तो मैंने लो ऐसे बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई और A, D, C और B दिया गया, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर है 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि D पर प्रतिच्छेदित करता है और इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करता है कि जो DB की लंबाई अगर आप निकालने बैठे, DB की लंबाई, तो इस CD की लंबाई से 3 गुनी है, वो CD की लंबाई से 3 गुनी है। अच्छा, तो सिद्ध करना यह है कि AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर आएगा। सिद्ध क्या करना है? AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा दोस्तों, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। आपको चाहिए क्या क्या? AB चाहिए, मतलब ये वाली भुजा चाहिए ही चाहिए, AC चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, और BC चाहिए, मतलब ये पूरी लेंथ चाहिए ही चाहिए, हमको DB नहीं चाहिए कुल मिला के। ठीक है, आइए करते हैं। तो AB चाहिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास में ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये हमें AC चाहिए ही चाहिए होगा, ADC लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ये वाला कर्ण चाहिए, तो मतलब ADB लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है वो इसी से देखकर हम लोग 90% तक समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे करें क्या क्या। अब चूंकि ये पाइथागोरस चल रही है तो पाइथागोरस लगानी ही पड़ेगी। हमने क्या पहचाना? हमने पहचाना ये भुजा चाहिए, ये भुजा चाहिए, और नीचे की ये BC भी चाहिए। प्रूफ करने में ये 3 भुजाएं हमें चाहिए, और ये भुजा कब आएगी? जब आप 90 डिग्री का पाइथागोरस लगा देंगे, उसका स्क्वायर तभी आएगा, क्योंकि हमारे पास में AB का स्क्वायर कब बनता है? AB कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर कब बनता है? जब हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, ये ट्रिक है आपकी पहचानने की कि हम लगाएं क्या। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचानिए कि आपको करना क्या क्या। क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है। आप समझ कितने अच्छे से रहे हैं। अब देखते जाइएगा मैं लगाने क्या वाला हूं, करने कैसे वाला हूं, जरा उसको समझिएगा। यहां पे जो 2 आ रहा है, इसको देखकर भ्रमित मत हो, ये क्वेश्चन से अपने आप आ जाएगा। इसको देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाया जाए कि करना कैसे होगा। आपको यहां पे चाहिए AB का स्क्वायर, तो हमने कहा त्रिभुज ABD में, हमने क्या कह दिया? त्रिभुज ABD में हमने ये कह दिया कि AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है वो मेरे पास में आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर और प्लस साथ ही साथ DB का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में AB चाहिए था, हाँ AB एक तरफ रखा हुआ है, बढ़िया है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर, ये वाला AC चाहिए। त्रिभुज AD और C में क्या लगा दें? पाइथागोरस लगा दो। यहां लिख भी लेना, ये हमारा कैसे लिखा है हमने? ये हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से। फिर से यहां पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या लगेगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर और साथ ही साथ हमारे पास में आ जाएगा DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको AD नहीं चाहिए कहीं भी, और यहां भी AD आ रहा है, यहां भी AD आ रहा है। इसको हटाएं कैसे? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो तो AD से AD माइनस हो जाएगा, AD का काम खत्म। DB और DC के इसलिए नहीं छू रहे हैं, DC और DB कहीं ना कहीं BC का पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा आना चाहिए, तो BC इसके जरिए हम लोग कहीं ना कहीं बना लेंगे। ठीक है, तो काम ये सोचना था कि AD नहीं चाहिए, AD को हटाना है, तो AD हटाने के लिए इसको माइनस करोगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दी। क्या फायदा मिलेगा? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। देखो ये 2 पार्ट चाहिए थे, AB और AC हमें चाहिए था, और देखो ये दोनों आ रहे हैं, बट AD नहीं चाहिए था, तो पहले उसको लिख लो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस ये वाला लिखोगे। जैसे ही इसको लिखोगे साइन हो जाएंगे चेंज, क्योंकि ब्रैकेट करके लिखना चाहिए था बट ब्रैकेट करके नहीं लिखा है, तो वैसे भी काम चल जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। DB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये DB और DC रिप्लेस करा के आपको बनाना है BC में। ठीक है, BC कैसे बनेगा जरा उसके बारे में समझा जाए दोस्तों। यहां से रफ कर दें इसको,
देखिए एक चीज तो क्लियर है कि इन्हों को हमको चाहिए BC, ठीक है, BC चाहिए। इन्होंने यहाँ पे CD और DB के बीच में एक रिलेशन भी दिया हुआ है। अब इसका भी हम लोग यूज करेंगे, और कैसे करेंगे जरा उसको समझिएगा। ये DB जो है हम लोग रख सकते हैं 3CD के बराबर, बट हमें CD नहीं चाहिए, हमें CD नहीं चाहिए, हमें चाहिए BC। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करें, देखिएगा क्या करना है। मैंने ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के इशू की वजह से हम लोगों को वीडियो बीच में ड्रॉप करना पड़ा। आगे देखते हैं और वहीं से सेशन कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम लोग छोड़े थे, ठीक है। थोड़ा सा आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम लोगों को ये करना पड़ा। आगे देखिएगा, मैं आपको ये समझा रहा था कि ABCD में जो आप लोगों के पास में था, यहां पर आप लोगों को ये प्रूफ करना था कि AB AC BC ये तीन चीजों में रिलेशन आना चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने ये कहा था कि AB और AC को हम लोगों ने माइनस कर दिया था। तो हमारे पास में AD DB को माइनस करने के बाद में क्या बचा था, AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बचा था, और साथ ही साथ AB स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यहाँ पे माइनस DC स्क्वायर बचा था, राइट। फिर उसके बाद में AB स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बचने के बाद में हमारा काम ये था कि भाई AB और DC को रिप्लेस कराया जाए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ AB AC चाहिए था, जो कि हमें मिल रहा था। BC चाहिए, यहाँ पर कहीं BC नहीं बनना है, इन दोनों को रिप्लेस कराकर BC बनाना है। कैसे बनाया जाए जरा देखिएगा। यहाँ पर हमें DB तो आराम से रिप्लेस हो जाएगा, DB को जो है CD में रिप्लेस कर दिया, बट CD नहीं चाहिए हमें चाहिए BC, हमें चाहिए BC। तो हम कहेंगे चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि भाई BC अगर हमें चाहिए हो तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, CD लिख सकता हूं और साथ ही साथ DB लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और साथ ही साथ CD रहने दो, DB हमें मिला हुआ है कि 3CD है, तो हमने कहा भाई ठीक है 3CD रख दिया। ये हो गया 4CD, और 4 को डिवाइड में ले आओगे तो हो जाएगा 4BC/4 इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ये मेरे पास में एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि CD जो रिप्लेस होकर BC बना देगी। CD और BC में रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर से दोबारा देखते हैं, हमें क्या चाहिए कि भाई DB हटाना है, यहां से DB हटाना है और DB को मुझे BC में लेकर आना है। तो चूंकि हमें यह दिया गया है, सिंस मुझे यह दिया गया है DB इज इक्वल टू है 3CD, और 3CD के साथ में आप लोगों को पता है कि 3CD का रिलेशन BC में ऑलरेडी बन चुका है, तो 3 इंटू BC/4 ये लिख सकते हैं, और ये हो गया DB का रिलेशन। ये देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3/4 BC लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो इसको जो है। अब आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी बन चुकी थी, आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 बन चुकी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1 और 2 के साथ में यहां पर इसको दे दिया 3, ये दे दिया 4 और ये दे दिया 5। तो 5 इक्वेशन मेरे पास बन गई है, जिसमें से इन दोनों की वैल्यू उठा के बस इसमें रखो और देखो क्या आता है हमारा BC में आंसर, हमारा BC स्क्वायर बचता है या नहीं बचता है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसको रफ किया जाए। देखिएगा आगे क्या समझा रहे हैं, ठीक है। इसको रहने दो, अभी देखेंगे प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने कहा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये हो गया DB का स्क्वायर। DB कितना आया है, DB आया है 3/4 BC और इसका स्क्वायर चाहिए, माइनस DC कितना आया, DC आया है, या CD कह लो या DC कह लो, ये आया है BC/4 का होल स्क्वायर। ये कहां से लिखा, समीकरण 3 4 5 से लिखा। आप यहां लिख दीजिए समीकरण 3 4 5 से हमने ऐसी चीज बना ली। ये क्या हो गया 9/16 BC स्क्वायर, और ये हो गया BC स्क्वायर बाई 16। 16 16 एक जैसे हैं, तो 9 में से एक ऊपर माइनस हो जाएगा, 9 BC स्क्वायर में से एक BC स्क्वायर माइनस हो गया तो बच गया 8 BC स्क्वायर, और ये हो गया 16। 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया, यहां पर आ गया AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये बटे में 2 है, 2 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 2AB का स्क्वायर माइनस 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया BC स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, एकदम सही समय पर और सही जगह पर आया है। 2AB इधर रखें, 2AC को उधर भेज दो, तो आप कहोगे सर ये बन गया 2AC का स्क्वायर, और ये रहा प्लस का BC स्क्वायर, हमको बनाना था 2AB स्क्वायर। ये मेरे पास में प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये स्टेप इसके अगला वाला यही था, हमने लोगों ने लिख दिया है, यहां पर आपका पूरा का पूरा प्रूफ खत्म हो गया। क्लियर हो गई, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह से आपको करना था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास में भी एक बढ़िया सा बेहतरीन ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है। फिर से इसी तरह से एक रिलेशन बना के दिया गया है और फिर से आपको उसको रिप्लेस करवा के एक वैल्यू बनानी है, ठीक है। वो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन ही है। आइए देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको कुछ नया सिखाएगा, आप बहुत ध्यान से देखें। मैं पहले ही बता देता हूं, आपको ध्यान से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस क्वेश्चन को, काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स,
आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू BC/3 है। सिद्ध करना ये है कि 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर जो होगा वो इक्वल आएगा। दोस्तों देखो, अभी तक आप लोग जितने क्वेश्चन कर चुके हैं सबके सब प्रूफ करने वाले थे, ठीक है ना। आपके 90% क्वेश्चन प्रूफ करने वाले थे, कुछ ही क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके सॉल्व करने वाले हैं। इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देखो करना क्या है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो हमारे पास में तीनों भुजाएं समान रखता है और तीनों कोण भी समान होता है जो कि 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक बिंदु D इस प्रकार से लेना है, ये D इस प्रकार से लेना है कि अगर मैं इसके 3 हिस्से कर दूं, वैसे तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके 3 हिस्से करने पर ये BC का 3 हिस्सों में एक हिस्सा लेकर रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस BC के 3 हिस्से कर दिए, मान लीजिए ये देखिए 3 हिस्से हो गए, तो यहाँ से अगर मैं ये D डालूं तो ये जो D होगा ना, यहाँ से B और D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी BC का तीसरा हिस्सा। मतलब कि BC को 3 हिस्से कर दो, उसमें से एक हिस्सा जो निकल कर आएगा वो BD के बराबर आएगा। ये बात इन्होंने खुद कही है। और आपको प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये बोला है कि प्रूफ ये करिए कि आपको 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर होगा, 9AD स्क्वायर और इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर आना चाहिए। ये आपको पता हो कि इस तरह की चीज़ आ सकती है। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पाइथागोरस लगानी है जैसे कि हमेशा से लगाते आए हैं। यहाँ पर कहीं भी पाइथागोरस नहीं लगने वाली। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी 90 डिग्री नहीं मिलने वाला है। 90 डिग्री नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन पे क्या किया जाए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आप 90 डिग्री बनाइए। कैसे बनाएंगे, एक शीर्ष लंब की सहायता लेंगे। शीर्ष लंब चाहे इस कोने से डाल दें चाहे उस कोने से डाल दें, वहां से डालेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ताकि हमारे दो त्रिभुज लग जाए। कहाँ से, ए से डालेंगे। एक शीर्ष लंब मैंने ए से डाल दिया और शीर्ष लंब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, क्लियर इतनी बात। शीर्ष से डाला गया लंब हमारा शीर्ष लंब बन जाएगा और शीर्ष लंब बनने के बाद में यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, जिसकी वजह से अब मैं ABE में और ADE में दो त्रिभुज बन गए हैं जिन पर कि मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। क्लियर इतनी बात। देखिए क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और देखेंगे त्रिभुज ABE में पाइथागोरस कैसे काम करेगी। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABE में आप देखिए और बताइए, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार कहां तक है, BE तक है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद में ये हमारी कौन सी बन गई, समीकरण 1 बन गई। देखते जाइएगा, आपको अभी भी फीलिंग आ रही होगी सर एक और पाइथागोरस लग सकता है, ADE वाला, इसको भी लगा के देखिए जरा। पुनः त्रिभुज ADE में क्या करा हमने, फिर से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा आधार का स्क्वायर जो कि दिया हुआ है DE का स्क्वायर। दोस्तों आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं कि आपको प्रूफ क्या करना है, वैल्यू जो आनी चाहिए AD और AB में आनी चाहिए। और आप देखेंगे कि ये दो समीकरणें बनी हुई हैं जो कि AB और AD की बनी हुई हैं। इन्हीं दोनों को कंबाइन कर लो ताकि AB और AD साथ साथ आ जाएं। कैसे साथ साथ आ जाएं, मुझे AE की जरूरत कहीं नहीं है, मुझे इस वाली लंब की जरूरत कहीं नहीं है। लेकिन अगर मैं BC वाली वैल्यू को रखे रहूं अपने पास तो शायद मैं इसको रिमूव कर पाऊं। क्यों, क्योंकि BE और DE, ये BE और DE दोनों ही इसी आधार पर आते हैं और BC जो होगा वो AB और AC के बराबर होगा और मुझे तो AB चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से मैं BC तो रख सकता हूं बट मैं AE नहीं रख सकता। AE यहां भी है, AE यहां भी है, हटाने के लिए क्या करो, माइनस कर दो। क्लियर इतनी बात, माइनस कर दो। तो आप देखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 हमने कर दी माइनस, और आप ये कह सकते हैं कि सर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये वाली वैल्यू रखी, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद ये रखेंगे, ये रखते ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे, AE स्क्वायर और माइनस DE स्क्वायर आएगा तो ये मेरे पास में आ गया DE स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। AE से AE कैंसिल हो गया, जो कि हमारा मकसद था वो हमने पूरा कर
लिया और अब मेरे पास में बच गया BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, AB स्क्वायर और AD स्क्वायर। ये AB और AD तो मुझे लाना ही लाना है, बट BE और DE नहीं लाना है। BE और DE को रिमूव करो किसी जरिए से। BE को ना, आप देखो यहाँ पे BE है और BE BC पर पड़ी हुई है। अब आपको एक नई चीज यहाँ सिखाएंगे दोस्तों। मैंने आपसे ये कहा था कि A से E तक मैंने शीर्ष लंब डाला था। शुरुआत में मैंने क्या बताया था, ये क्या है, हमारा शीर्ष लंब है। आपको लिखना होगा कि BC पर A से एक शीर्ष लंब डाला। शीर्ष लंब की क्वालिटी ये होती है कि ये 90 डिग्री पर होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये माध्यिका का काम करेगा। शीर्ष लंब कभी भी माध्यिका का काम नहीं करता है। वो माध्यिका का क्या काम होता है, वो नीचे वाली जो आधार होती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये माध्यिका होती है जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। शीर्ष लंब को एल्टीट्यूड बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री पर आकर गिरता है। बट अब यहां पर इस बात की गारंटी आपको दी जाती है कि अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर उसमें आपने शीर्ष लंब डाला है तो इस बात की 100% गारंटी है एक प्रमेय के अनुसार कि यह शीर्ष लंब आपका माध्यिका का भी काम करता है। क्या ये बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोला, ये शीर्ष लंब माध्यिका का काम करता है। कब? जब आपका त्रिभुज समबाहु हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब आप यहां कह सकते हैं चूंकि यहां पर B और E इज इक्वल टू E और C बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि E जो होगा वो मध्य बिंदु का काम करेगा। अभी मैंने एक आपको बात बताई है उसके अनुसार, ठीक है, कि शीर्ष लंब जो होगा समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का काम करता है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं। E क्या बन गया मेरा? मध्य बिंदु बन गया। क्यों बन गया? मध्य बिंदु बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि शीर्ष लंब का समबाहु पर शीर्ष लंब, ऐसे यहां पे लिख दो, समबाहु पर शीर्ष लंब है। ये बात क्लियर हो गई? शीर्ष लंब है, इस वजह से ये मेरा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मुझे रिमूव करना है BE और DE को। अगर मैंने ये बोल दिया दोस्तों कि यहां पे थोड़ी सी जगह है, बताने की कोशिश करते हैं। मैंने ये बोल दिया कि BE को रिप्लेस करके BC में बदल दो, तो आप ये जानते हैं कि BE जो है वो BC का आधा है। आखिर आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, दोनों बराबर भाग हैं, ठीक है। किसी चीज का मध्य बिंदु अगर पकड़ा जाए, यहां से मिडिल पॉइंट पकड़ोगे तो ये मिडिल पॉइंट जो होगा आधा भाग इधर कर देगा, आधा भाग इधर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में होने का मतलब है ये आधा है। B से लेकर E तक की डिस्टेंस आधी है। किसकी आधी है? पूरी लेंथ की आधी है। इसी तरह से EC वाली भी पूरी लेंथ की आधी है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि BE जो है वो बराबर है हमारा BC के आधे भाग के। क्या ये बात क्लियर हो गई? BC के आधे भाग के। तो BE की वैल्यू तो मिल गई BC में, बहुत बढ़िया चीज मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कहेंगे, पुनः हम लोग चलेंगे। पुनः जरा आप ध्यान दें, आपको चाहिए DE की वैल्यू। DE आपका यहां पड़ता है, ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक पड़ती है। तो BE को अगर आप लोग ओपन करें दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं BD प्लस DE लिख सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? B से लेकर D तक, D से लेकर E तक लिखा जा सकता है। यहां पर हमने खत्म कर दिया। आगे देखिएगा, BD जो है आपका, BD का कोई रिलेशन दिया गया है, BC/3 है। तो BE की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, BD की वैल्यू आ गई BC/3 आ गई। BD की वैल्यू BC/3 रख दी और मेरे पास में यहां पे लिखा हुआ है DE। BC को उठा के इधर ले आओ और आप जानते हो कि ये जो BE आया है इसकी वैल्यू BC/2 आई है, तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया BC/2। ये भाई साहब इधर माइनस में आ गए, ये आ गया और आ गया DE। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6, 3 को इस तरह भेजोगे, 3BC माइनस 2BC इज इक्वल टू में DE। और DE की वैल्यू अब आप देखेंगे तो कट होके कितना आ गया? कितना आ गया? BC/6 आ गया। क्लियर इतनी बात दोस्तों? उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखिए आगे क्या करना है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और चेंज कर देना है। देखते जाइएगा, बताइएगा। अगर कोई स्टेप ना क्लियर आए तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए साथियों। आगे देखिए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहां पर मैं इसको समीकरण 1 बना लूं। समीकरण 1 से, या समीकरण 1 और 2 बन चुकी थी दोस्तों, 3 बना लो। समीकरण 3 से
क्या लिखा मैंने लिखा ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर और साथ ही साथ इसको माइनस कर दिया तो आ गया, सॉरी इसको माइनस नहीं करना है, यहां रखा है बीई का स्क्वायर। अब बीई का स्क्वायर तो भाई साहब बीई ये रहा, तो बीई ये रहा तो बीसी बाई 2 का स्क्वायर हो गया। फिर लिखा है माइनस और यहां पे हमें लिखना है डीई का स्क्वायर, और डीई का स्क्वायर कितना आएगा, 3bc में से 2bc माइनस हो गया, 1bc बचा बाई 6 बचा, मतलब bc बाई 6 आएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डीई का स्क्वायर है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, और देखिएगा अब मैं आगे ये कह सकता हूं कि यहां पर आ गया bc स्क्वायर बाई 4, यहां पर आ गया bc स्क्वायर बाई 36। क्लियर? और देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर क्या बना सकते हैं आप बता सकते हैं, यहां पर एलसीएम लेते ही आपको बनेगा 36, 4 नवैया 36 मतलब 4 9 जा 36, तो ये आ गया 9 और यहां पर तो एक ही बार में जाएगा इसीलिए 1 आएगा। ये बच गया मेरे पास में 8bc स्क्वायर, नीचे बच गया 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो ऊपर बच गया 2bc स्क्वायर, नीचे बच गया 9 और इधर ये पूरी वैल्यू ऐसे ही चलती आएगी, ab का स्क्वायर माइनस ad का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करता हूं ये पूरा स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या बोलेगा आपसे कहेगा बीसी नहीं चाहिए भाई साहब, ए बी और ए डी चाहिए जो कि आपके बने बनाए हैं। बीसी रिप्लेस करा दो। बीसी किससे रिप्लेस करा दोगे? बीसी जो है किसी न किसी समबाहु त्रिभुज में किसी न किसी एक भुजा से, क्योंकि बीसी ए बी और ए सी तीनों बराबर हैं। चूंकि बीसी बराबर ए बी है, ए बी बराबर ए सी है, ये तीनों बराबर हैं, तो इसलिए मैं यहां पे रख सकता हूं कि बीसी की जगह पर ए बी रख दिया जाए। तो मैं यहां पर ऐसे रखूंगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां पर हो जाएगा 2ab स्क्वायर। बीसी की जगह क्या रख दिया? 2ab रख दिया और ए बी को उठा के इधर ले आओ, ए डी को उठा के उधर ले जाओ, ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 9 1 जा 9ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर डिवाइड बाय 9, दिस इज ए डी स्क्वायर। ये 9 को डिवाइड में उधर भेज दो, 9 में से 2 माइनस हुआ 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू में 9ad स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूफ, यही आपको करना था। 9ad स्क्वायर और 7ab स्क्वायर, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया सवाल। क्लियर इतनी बात दोस्तों? उम्मीद है पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। 15 क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं करना था, यही सब था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास 15। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहां पर गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से एक अच्छी चीज बोली है। फिर से आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। इसको रफ कर दिया जाए, देखते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको बिल्कुल इसी तरह से काम करना पड़ेगा और वहां पर भी एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी जो कि एक बेहतरीन चीज है। वर्ड्स को समझिए, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं उनको समझिए, फिर उसके बाद आंसर डिसाइड करिए कैसे निकालेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, का 3 गुना, किसी एक भुजा का वर्ग उसका 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बात समझ में आई कुछ? समबाहु त्रिभुज, पहली बात तो इन्होंने कही है कि भाई समबाहु त्रिभुज ले लो, ठीक है, ए बी सी। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर एक शीर्ष लंब डाल दो। शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री पर आएगा, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो। अब यहां पर किसी एक भुजा का 3 गुना, एक भुजा मतलब ए बी का, इसके वर्ग का 3 गुना और इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ऐसी बात इन्होंने कही है। क्या बात पूरी समझ में आ गई? मैंने लिखा क्या है, किसी एक भुजा का, एक भुजा मैंने ए बी ले ली, उसका 3 गुना, उसके वर्ग के 3 गुना वो बराबर है इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ये बात इन्होंने खुद कही है, हमने यहाँ पे लिख दी। यही आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? आपको पता है पाइथागोरस दिख रही है त्रिभुज ए ई बी में। देखिएगा बहुत ही ज्यादा इजी, अगर आप फंस रहे हैं ना इसको करने में तो कुछ नहीं, फंसने में कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। त्रिभुज ए बी सी में, ए ई बी में आप 90 डिग्री के अकॉर्डिंग पाइथागोरस लगा सकते हो। ठीक है, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। राइट, इतनी बात। तो आपको चाहिए ए बी और ए ई, ए बी चाहिए, ए ई चाहिए, ये भाई साहब नहीं चाहिए, इनको रिप्लेस करा दो। इनको कैसे रिप्लेस कराया जाए? ये देखो बीई है और बीई जो है वो बीसी का आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने हमेशा बताया समबाहु में डाला गया शीर्ष लंब आपका माध्यिका का भी काम करता है, ये बात हमेशा मैंने आपको समझाई है। राइट,
तो यहां पर आप ये कह सकते हैं चूंकि BE जो होगा वो EC के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों ही अब बराबर हो गए तो ये दोनों ही आधे हैं किसके, BC का आधा BE है और EC जो है वो BC का आधा है, मतलब BC का आधा है कौन, EC और BE। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद में आपको चाहिए BE, तो BE को रिप्लेस करा दो इसके साथ में, क्योंकि BE इक्वल है BC/2 का। तो मैंने कहा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, ये मेरे पास में आ गया AB स्क्वायर। दोस्तों आपको BC नहीं चाहिए, BE से BC बनाया, अब BC से AB बना लो, AB बना लो। क्यों, क्योंकि हमें AB चाहिए, AB और AE चाहिए और कुछ नहीं। तो हम कहेंगे चूंकि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CA के। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा बोला। उसके बाद में हम लोग और क्या कहेंगे, AB बराबर BC, BC बराबर CA, मतलब BC बराबर AB है ना, तो BC की जगह पे AB रख दो, आपका काम खत्म हो गया समझो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे ही रखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AE का स्क्वायर, और यहां पर हमने BC की जगह रिप्लेस करा दिया AB से, तो AB का स्क्वायर बाई 4, इसको उठा के इधर ले आओगे, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 और इज इक्वल टू में AE का स्क्वायर, 4 1 जा 4, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AE का स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। उसके बाद माइनस करोगे आ जाएगा 3 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AE स्क्वायर। क्लियर इतनी बात दोस्तों, खत्म हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, AB और AE में रिलेशन आ गया, खत्म हो गया। एक ही त्रिभुज लेने थे, अगर आप ये लेते तो भी आंसर आता। तो EC को आप लोग क्या करते, EC को BC/2 से रिप्लेस कराते तो भी यही आंसर आएगा, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। आपको बस एक त्रिभुज लेकर काम चलाना है, उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से 16 क्वेश्चन समझ में आ गया। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट बताएंगे क्या दिया जा रहा है, जरा उसको समझिएगा आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के फर्स्ट क्वेश्चन पे लाके छोड़ दिया इसने। फर्स्ट क्वेश्चन पे लाके छोड़ दिया मतलब जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं आप घूम फिर के फिर से पहुंच गए। अगर आप 17वां क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, 17वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है हमसे, देखिएगा। कहते हैं सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। क्या है, ABC एक त्रिभुज है, उसमें से AB जो है 6√3 है। ये मेरे पास में ABC एक त्रिभुज है, उसमें से AB जो है वो 6√3 है, और साथ ही साथ AC जो है वो 12 का है, और यहाँ पर BC जो है वो 6 का है। तो ये मेरे पास में 3 चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। 3 चीज़ें दी गई हैं, तो इसका यूज कैसे किया जाए। आपको ये दिखाना है कि B का एंगल कितना आएगा। आप ये बताओ, ऑप्शन दिए गए 120 डिग्री, 90 डिग्री, और साथ ही साथ आपको दिया गया है 60 डिग्री और 45 डिग्री। कैसे किया जाएगा दोस्तों, करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। आप लोग पहले वाले क्वेश्चन पहुंच गए जहां से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। आपको कहा गया था अगर 3 भुजाएं दी जाए किसी त्रिभुज की, ठीक है, और 3 भुजाओं के बीच में अगर पाइथागोरस संबंध सिद्ध हो जाता है तो उसमें एक कोण जो होगा वो समकोण का बनेगा। ये बात समझाई गई थी। आप चेक करिए क्या इन 3 भुजाओं से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। अगर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम ये वाला जो एक कोण पूछा जा रहा है इसको मैं समकोण बोल पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय का ही तो टॉपिक चल रहा है। तो चूंकि मैं ये कह सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय कैसे हम लोग लगाते थे, मैंने कहा था सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर लेना, बाकी अन्य 2 भुजाओं का स्क्वायर करके योग कर देना, वो अगर बराबर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा मेरे पास 12 का है। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, लिखने के ऊपर फोकस नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं। सबसे बड़ी भुजा आपकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर जो होना चाहिए अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। आगे की 2 भुजाएं चाहे कुछ भी लिख लो, ये 6 का स्क्वायर लिख लो और 6√3 लिख लो, इसको आगे पीछे भी कर देते तो भी कोई समस्या नहीं थी दोस्तों। ये मेरा हो जाता है 144, ये आ जाता है 36, ये आ जाता है 36 और √3 का होता है 3, तो यहां पर आ जाएगा 36 प्लस 3 6 18 का 1, 3 3 9 और 1 10, 8 6 14 का 1, 3 और 1 4, यहां पर आ गया 1, मतलब ये मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 144 बराबर 44। और ये जो है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है आपके पास में। ठीक है, तो ये मेरे पास में देखो ये पाइथागोरस थी जिसको इसने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। LHS बराबर RHS है। और प्रमेय नंबर 3 जो मैंने आपको पढ़ाई है इस एक्सरसाइज के लिए,
उसने हमको यही तो सिखाया है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण है, इसका मतलब यहां पर ये वाला बी जो है वो मेरा एक 90 डिग्री बना सकता है। तो मैंने कहा कि बी जो होगा वो मेरा समकोण होने की वजह से 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रमेय नंबर 3 जो मैंने आपको पढ़ाई है वो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आई बातें? ठीक है, तो ये सब चीजें थी, आपको ऐसे ही सॉल्व करनी थी। 6.5 में आपके पास में 17 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने आज पार्ट 2 के अंदर खत्म कर लिए हैं। हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद मेरी ये है आपसे, आपको जो चीजें अच्छी लगी होंगी बुरी लगी होंगी आप लोग हमें बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। सेशन अगर आप देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए ताकि आपके कमेंट से हमें ये पता चले कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे सीखा है और क्या नहीं सीखा है। अगर कुछ चीजें प्रॉब्लम करती हैं तो आप हमें अगले सेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि सर इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई करिए, इस चीज को सुधारिए, तो वो भी किया जाएगा। और कुछ चीजें अगर अच्छी लगती हैं तो वो भी जरूर बताया करिए, उससे हम लोगों को हौसला मिलता है कि हाँ आप लोगों को कुछ चीजें तो हमारी पसंद आई कम से कम। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक। अगला अभ्यास है 6.6 का जो कि ऐच्छिक है, पेपर की दृष्टि से कुछ मायने नहीं रखता है। नीचे आपका स्टार मार्क दिया गया है कि ये पेपर की दृष्टि में इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं कराने वाले। हम लोग फोकस करेंगे 7th लेसन पर। 7th लेसन क्या बोलता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, 7th लेसन जिस चीज पे भी डिपेंडेंट होगा उसके लिए आप लोगों के लिए सेशन लाया जाएगा। अगर आपको अगला सेशन चाहिए तो आप सेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन ऑल पर सेट करके बेल आइकन ऑल पर सेट करिएगा क्योंकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन उसी के जरिए मिलेंगे। तो आज मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ कहीं भी सोशल मीडिया में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ चीजें पसंद आई होंगी। सेशन अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।